हैम्बर्ग की सड़कों पर सयाहों की इफरात थी। शबीना क्लबों, नाच घरों और शराब खानों का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला था। हर शबीना क्लब के दरवाजे पर रंगीन पोस्टर और तस्वीर आवेज़ां थीं। एक इलाके में ऐसे शोरूम भी नजर आए जहां शोकेसों में शीशे नहीं थे और उनमें अशिया की बजाय औरतें सजी हुई थीं। दावत गुनाह देती हुई औरतें जिनकी आंखों में हवस के शोले रोशन थे। उन्हें देखने वालों में बड़ी तादाद सयाहों की थी जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से था। वो एक दूसरे के कांधों पर हाथ रखे हर शोरूम में झांककर अशिया की कीमत का अंदाजा करने में मगन थे। मैं ज्यादा देर हैम्बर्ग न देख सका और होटल वापस आ गया। तहजीब मौजूद नहीं थी। मैं उसका इंतजार करने लगा। वो तकरीबन रात के 12:30 बजे होटल वापस पहुंची। मुझसे माजरत करते हुए खाने के बारे में पूछा। मैंने कहा मैं खा चुका हूँ। बोली तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भी खा चुकी हूँ। वैसे हमारा पहला दिन खासा कामयाब रहा। मैंने काफी मालूमात हासिल कर ली हैं और कल का दिन हम दरियाए एल्बा के किनारे गुजारेंगे। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हम एक दिन तफरी में गुजार कर जाया कर देंगे? तहजीब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, दरियाए एल्बा के किनारे किंग एटलस का कैंप है। मैंने चौंक कर कहा, किंग एटलस? वही तो नहीं जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तहजीब मुस्कुराई, बिल्कुल वही किंग एटलस। मैंने कहा, गोया तुम किंग एटलस के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके आई हो। वो बोली, हाँ अली, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो किंग एटलस हमारी तमाम मुश्किलात का हल साबित होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। तहजीब मुस्कुराने लगी। बोली, दरियाए एल्बा तक सफर करने के लिए मैंने एक महफूज जरिया भी मुंतखब कर लिया है। मैंने कहा, मैं पूछने ही वाला था। वो बोली, ट्यूब ट्रेन के जरिए हम एक कस्बे तक सफर करेंगे और वहां से आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। सफर के लिए दूसरा कोई आरामदेह तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन इस तरह हम दूसरों की नजरों में। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, तुमने बहुत मुनासिब फैसला किया। वो बोली, तो फिर मैं बर्ड को भी इसी वक्त इत्तला दे दूं? मैंने पूछा, उसे साथ ले जाओगी? तहजीब ने कहा, हाँ ये जरूरी है। इत्तेफाक से बर्ड अपने कमरे में ही मिल गया, जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। बर्ड ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, बर्ड तैयार है चीफ, कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, दरियाए एल्बा। बर्ड उछल पड़ा। उसने फूली हुई सांसों के साथ कहा, मजाक कर रहे हो चीफ? मैंने उसे घूर कर कहा, क्यों, इसमें मजाक की क्या बात है? बर्ड उठ खड़ा हुआ। बोला, कुछ नहीं चीफ, मैं इसी वक्त चलने को तैयार हूँ। मैंने कहा, इस वक्त नहीं, सुबह। बर्ड ने सादतमंदी से सर हिला दिया। अगले रोज दरियाए एल्बा की तरफ रवाना होते वक्त बर्ड ने एक आंख दबाकर मुझसे कहा, चीफ, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो माहिदा है कभी कभी उसकी पाबंदी भी कर लिया करो। बर्ड जैसा वफादार शख्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वफादारों को जिंदा रखना भी जरूरी होता है। मैंने पूछा, क्या कयामत टूटी है तुम पर? वो बोला, तुम वहां जाते ही तो काम नहीं शुरू कर दोगे, इसलिए मुझे दरियाए एल्बा के किनारे एक दिन गुजारने की इजाजत जरूर देना। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों, वहां क्या है? बोला, कुछ भी नहीं, बस एक दिन आजादी के साथ गुजार कर ये एहसास करना चाहता हूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम जिंदा रहो, मुझे इस पर भला क्या एतराज हो सकता है। हम ज़ेर ज़मीन ट्रेन में बैठकर शहर से 10 मील के फासले पर वाक़े एक छोटे से मज़ाफ़ाती स्टेशन पर उतर गए, जो ट्यूब ट्रेन का आखिरी स्टॉप भी था। कस्बे की बड़ी सड़क के सिरे से बाएं जानिब एक कच्ची पगडंडी नीचे खेतों में उतर गई थी। उस पगडंडी के इख्तिताम पर दरियाए एल्बा था। हमने सयाहों की मानंद अपना सामान उठा रखा था और पैदल चल रहे थे। पगडंडियां इधर उधर बिखरी हुई थीं और उन पर रंग बिरंगे लिबासों में सयाह तेजी से सफर कर रहे थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थे। सयाह बार बार खेतों में उतर जाते और वहां से रंग बिरंगे फूल तोड़ लाते। मौसम खुशगवार था। ताहद निगाह तक खेतों के सिलसिले धूप में चमक रहे थे। आबादी काफी पीछे रह गई थी। फिर हम एक टीले पर पहुंच गए। तहजीब ने एक समत इशारा करते हुए कहा, अली, दरियाए एल्बा। मैंने उसके इशारे की समत निगाह दौड़ाई। काफी फासले पर दरियाए एल्बा का पुरसकून पानी मीलों तक फैला हुआ था। दरियाई गुजरगाह के पहलू में बेशुमार बादबानी कश्तियां साकित खड़ी नजर आईं, जिनके बुलंद मस्तूल बादबानों से खाली थे। बाज पर बादबान भी नजर आ रहे थे। दरिया पर लकड़ी के तख्तों का एक मजबूत पुल बना हुआ था। तमाम कश्तियां उसी पुल से बंधी हुई थी। मैं काफी देर तक उधर देखता रहा। फिर मैंने दूसरी तरफ देखना चाहा तो तहजीब ने मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, अरे मेरी आंखों पर क्यों हाथ रख रही हो? बोली, उस तरफ देखना मना है। मैंने उसका हाथ आंखों से हटाकर होंठों पर रखते हुए कहा, आखिर बात क्या है? तहजीब ने कहा, बस मैं जो मना कर रही हूँ। मैंने एक लम्हे के लिए तहजीब को हैरत से देखा और फिर उस तरफ देखने लगा जिधर देखने के लिए उसने मुझे मना किया था। वो दरिया का दूसरा किनारा था और गो वहां से साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जरा गौर करने पर सारी सूरत हाल मुझ पर वाज़ेह हो गई। उस किनारे पैराकी करने वालों का हुजूम था। वो बात जिसकी वजह से तहजीब मुझे उस तरफ देखने से रोक रही थी वो ये थी कि वो सब के सब फितरी लिबास में थे।
उन्हें देखकर इब्तिदाई दौर के वहशी इंसान की याद ताज़ा हो जाती थी, जिसे अपनी सतरपोशी का शऊर था ही नहीं। तहजीब की तरह मुझे भी ये बदतहजीबी पसंद नहीं थी, इसीलिए मैं उसका हाथ पकड़कर टीले से नीचे उतर आया। मैंने पूछा, क्या हमें बादबानी कश्ती से सफ़र करना होगा? तहजीब ने कहा, हाँ, हमें दरिया उबूर करना होगा, कैंपिंग उस तरफ है। बादबानी कश्ती में दरिया का वसी पाट उबूर करते हुए वो बुरे मनाजिर बहुत करीब से नजर आए, जिनकी वजह से तहजीब ने मुझे उधर देखने से मना किया था। तहजीब इस तरह बैठी थी कि उसकी निगाह उन मनाजिर पर न पड़ने पाए। मैंने भी तहजीब का साथ दिया, लेकिन बड को रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। वो हमारे बराबर ही बैठा आंखें फाड़े उसी समत घूरे जा रहा था। बादबानी कश्ती का सफर जारी रहा और बिलाखिर हम दूसरे किनारे पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हमने बादबानी कश्ती को रुकवाया और वहीं उतर गए। मल्लाहों ने हमें हैरत से देखा, इसलिए कि यहाँ आने वाले पहले उन मनाजिर से लुत्फानंदोज होते थे जिनसे इंसानियत की तजलील होती है, और जब उनके सिफली जज्बात की तस्कीन हो जाती तब वो किसी कैंपिंग का रुख करते थे और खुद को मनशियात में गरक कर देते। बट ने हैरत से पूछा, हम लोग यहाँ क्यों उतर गए चीफ? हमारे अलावा तो कोई भी कश्ती से नहीं उतरा। मैंने कहा, मेरी बजाय ये सवाल तुम इंचार्ज से करते तो बेहतर होता, वैसे भी अब तुम मेरी मुलाजमत में नहीं हो। बट ने बड़े सुकून से कहा, कोई बात नहीं चीफ, मैं मैडम से पूछ लेता हूँ। क्यों मैडम? तहजीब ने कहा, हम यहाँ काम करने आए हैं, दूसरे लोगों का मकसद तफरीह है। बट ने कहा, काम के साथ साथ अगर थोड़ी बहुत तफरीह भी होती रहे तो क्या हर्ज है? तहजीब ने कहा, तफरीह हमेशा काम के बाद अच्छी लगती है। और हम अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे। ये इलाका भी सरसब्ज था। हद तो ये थी कि भूरे पत्थरों की ढलानें और ऊंची ऊंची चट्टानें भी सब्जे से ढकी हुई थी। हमें बहुत देर तक पैदल चलना पड़ा। हमारी मतलूबा कैंपिंग एक प्याला नुमा वादी में थी जिसका ताल्लुक किंग एटलस से था। तहजीब ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, यही हमारी मतलूबा जगह मालूम होती है। मैंने कहा, ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। ये इलाका कितना खूबसूरत है तहजीब, हसीन, कुदरती मनाजिर से भरपूर। तहजीब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हाँ मगर तहजीब से आ रही है। मैंने कहा, चलो हम यहाँ किसी अखलाकी मिशन पर नहीं आए, क्या ख्याल है बराह रास्त किंग एटलस से मिलोगी? वो बोली, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ सयाह बकसरत आते हैं और उन्हें क़याम के लिए मौजूद जगह भी मिल जाती है। मैंने तहजीब से पूछा, क्या यहाँ क़याम करने के लिए किसी किस्म की पाबंदियाँ हैं? वो बोली, नहीं, यहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, जिसका जहाँ जी चाहे पड़ा रहे। मैंने कहा, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि हम पहले किसी जगह पड़ाव डालकर हालात का जायज़ा ले लें। तहजीब ने कहा, मेरा प्रोग्राम भी यही है। पहले हम 24 घंटे यहाँ रुक कर इलाके का जायज़ा लेंगे और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि किंग एटलस तक रसाई हमारे लिए सूदमंद साबित भी होगी या नहीं। उसके बाद ही किंग एटलस से मिलने या न मिलने का फैसला करना मुनासिब होगा। बट ने हमारी बात उचक ली। बोला, अगर इजाज़त हो मैडम तो मैं अपना ठिकाना अलग बना लूँ। तहजीब ने कहा, हम यहाँ साथ आए हैं और साथ ही रहेंगे, अलग रहने की क्या तुक है? वो बोला, दरअसल चीफ कहते हैं कि मैं हर वक्त उन पर मुसल्लत रहने की कोशिश करता हूँ, जबकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को कुर्बत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करूँ। तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? वो बोला, एक अच्छे दोस्त की हैसियत से भी ये मेरा फ़र्ज़ बनता है मैडम। मैं देख चुका हूँ कि आप दोनों बहुत कम एक दूसरे से करीब रह पाते हैं। तहजीब ने गुस्सीले अंदाज में बड को देखा और होंठ सुकोड़ कर बोली, तुम जहाँ चाहो जाकर मर सकते हो। बड ने एहतरामन झुक कर कहा, शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक जानिब दौड़ता चला गया। तहजीब हंस पड़ी। मैं और तहजीब आगे बढ़ गए। कई मकामात पर छोटे छोटे चौबी कैबिन नजर आ रहे थे जहां से मनशियात सप्लाई की जाती थी। एक जगह काफी बड़ी चौबी इमारत भी नजर आई। इसके अलावा छोटे बड़े खेमों का पूरा शहर आबाद था। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने खुले आसमान तले कयाम करने को तरजीह दी थी। बड़ी हुई दाढ़ियों, बिखरे हुए बालों, बेरौनक चेहरों और बोसीदा लिबास वाले आवारा गर्दों के ठठ लगे हुए थे। औरतों और मर्दों के दरमियान तमीज करना मुश्किल था, तावक्ते के उन्हें बहुत गौर से न देखा जाए। तहजीब और मैं उनके दरमियान से गुजरते हुए बिलाखिर उस जगह पहुंच गए जहां से खेमे किराए पर हासिल किए जा सकते थे। हमने एक छोटी सी छोलदारी मामूली किराए पर हासिल करके एक खाली जगह नस्ब कर ली। अतराफ में और भी बहुत सी ऐसी ही छोलदारियां बिखरी हुई थी। छोलदारी नस्ब करने के लिए जो मकाम हमने मुंतखब किया वो कदरे बुलंदी पर था, इसलिए हम वहां से खासी दूर तक का नजारा कर सकते थे। छोलदारी यानी खैमा नस्ब करने के बाद हमने उसमें अपने पास मौजूद सामान सेट किया। इस सामान में रबर के सफरी बिस्तर भी थे। इन बिस्तरों की आफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। वो ना होते तो हमें खुरदरी जमीन पर शब बसरी करने पर मजबूर होना पड़ता। मैं तो खैर गुजारा कर लेता, मगर तहजीब के लिए खुरदरी पथरीली जमीन पर सोना मुमकिन नहीं था। तहजीब ने कहा, यहाँ कितनी घुटन है, फजा में तरह तरह की बदबू चकराती फिर रही है। मैंने कहा, इसके अलावा यहाँ और क्या हो सकता है? सयाहों की जो भीड़ दिखाई दे रही है
उन्हें मनशियात की कशिश ही तो यहाँ खींच कर लाई है, और जहाँ मनशियात का इतना कसीर इस्तेमाल हो वहाँ खुशबूयात का क्या काम। वो बोली, अगर यहाँ ये नशेबाज ना होते तो यहाँ की फजा बहुत खुशगवार होती, मगर इन कमबख्तों ने इतनी पुरफजा जगह को किस कदर मसमूम बना रखा है। मैंने कहा, यहाँ जो रौनक नजर आ रही है तहजीब, वो भी इन्हीं नशेबाजों के दम से है। तहजीब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, भाड़ में गई ऐसी रौनक से तो बेरौनकी अच्छी। मैंने उसे टोका, कहा, तुम फिर बहक रही हो तहजीब, हम यहाँ एक काम से आए हैं, लोगों की बुरी आदतें संवारने नहीं। वो बोली, काम तो होता रहेगा ली, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों की आवारागर्दी का राज क्या है। मैंने कहा, बेजारी। हद से बढ़ती हुई बेजारी के बायस इन लोगों ने ये राह इख्तियार की है। तहजीब हैरत से बोली, बेजारी? ये लोग किस चीज से बेजार हो गए? दुनिया की कौन सी नेमत इन्हें मयस्सर नहीं है? मैंने कहा, पुरतायुश जिंदगी ही तो इन्हें इस राह पर ले आई है, वरना इन्हें दुनिया की हर आसाइश मयस्सर है। वो बोली, कैसी मुतजाद बातें कर रहे हो अली, आसाइशों से भी कोई बेजार हुआ करता है? मैंने कहा, आसाइशों से ही तो बेजार होता है। आदमी उस चीज की तरफ लपकता है जिसकी उसे जरूरत होती है। बोली, ये बात तो समझ में आती है कि आदमी उस चीज के पीछे दौड़ता है जिस चीज की उसे जरूरत होती है, लेकिन इन लोगों को तो किसी चीज की भी कमी नहीं। मैंने कहा, इन लोगों को मसाइब की जरूरत थी, बेसरोसामानी की जिंदगी में इनके लिए बेहद कशिश थी, तभी तो ये सारे तायुशात पर लात मारकर इस बेसरोसामानी की जिंदगी की तरफ निकल आए। तहजीब ने बेबसी से कहा, पता नहीं क्यों तुम्हारी बात पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा, इस बात को आसान जबान में समझो। अगर किसी शख्स को दिन रात हर वक्त खाने के लिए मुर्गी मिलती रहे तो क्या वो उससे उकता नहीं जाएगा? उसे कहीं दाल की झलक भी नजर आ जाएगी तो वो उस पर भूखों मरेगा। देखने वाले यही समझेंगे कि वो कोई इंतहाई महरूम आदमी है, हकीकत तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। तहजीब ने कहा, ओह, अब मैं समझ गई, वाकई एक डगर पर चलते चलते आदमी बेजार हो ही जाता है। मैंने कहा, मगरिब मनशियात के सैलाब की लपेट में है तहजीब। मगरिब के दानिश्वर इस सैलाब के सामने बंद बांधने में नाकाम हो चुके हैं और उनकी पूरी नस्ल तबाही की तरफ जा रही है। तहजीब बोली, का ये इबरत का मकाम नहीं है अली कि इस कदर तरक्की याफ्ता कौमों का ये हशर हो रहा है? मैंने कहा, बिल्कुल है, और गौर तलब बात यह है कि ये तनज़्ज़ुली सिर्फ तरक्की याफ्ता कौमों ही के हिस्से में क्यों आई? वो बोली, क्या इसकी वजह भी यही नहीं कि ये अपनी पुरतायुश जिंदगी से बेजार हो चुके हैं? मैंने कहा, नहीं तहजीब, पुरतायुश जिंदगी से इस हद तक बेजारी न समझ में आने वाली बात है। तहजीब हैरान होकर बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो अली? कुछ ही देर कबल यही बात साबित करने के लिए तुम अपना सारा जोर सर्फ किए दे रहे थे, और अब जबकि मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हो चुकी हूँ तुम खुद ही अपनी बात की तरदीद कर रहे हो। मैंने कहा, पहले जो कुछ मैंने कहा वो सिर्फ एक इम्कानी जायजा था, वरना हकीकत तो कुछ और ही है। तहजीब बोली, तमाम दिन की थकन के बाद अब जहन इस काबिल नहीं रहा कि कोई पेचीदा बात समझ सकूं, लिहाजा जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मैंने कहा, इन लोगों का असल मसला तवाजुन है तहजीब, जहाँ तवाजुन नहीं होगा वहाँ खराबियाँ जरूर जन्म लेंगी। इसलिए हमारे मजहब ने तवाजुन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। तर्क दुनिया की भी ममानियत की है और तर्क दीन तो खैर है ही बहुत बड़ा गुनाह। मगरिब पर जो तबाही नाजिल हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यही अदम तवाजुन है। उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो मादी तरक्की पर सर्फ कर दी। नतीजा ये हुआ कि ये रूहानी दिवालियापन का शिकार होते चले गए। मादियत के साथ यही मुसीबत है कि उससे हर ज़ाहिरी चीज़ हासिल की जा सकती है, मगर कोई एक भी बातिनी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। और रूहानियत का कमाल यह है कि उसमें बातिन मजबूत होता है और इंसान ज़ाहिरी चीज़ों से खुद ब खुद बेनियाज होता चला जाता है। मादा बेसुकूनी को जन्म देता है और रूहानियत सुकून और इत्मीनान फराहम करती है। और ये बात मुसल्लमा है कि सिर्फ अदम सुकून और बेइत्मीनानी का शिकार शख्स ही बेराहरवी का निशाना बनता है। जिस शख्स को सुकून जैसी दौलत मैसर होगी, जो हर तरह से मुतमईन होगा, वो कभी बेराहरवी पर माइल हो ही नहीं सकता। इन तमाम बातों से साबित होता है और हकीकत भी यही है कि मादी तरक्की के नतीजे में मगरिब रूहानी तौर पर दीवालिया हो गया। लोग एक हद तक तो उस कर्ब का मुकाबला करते रहे जो उन्हें मादी दौड़ में शामिल होने के नतीजे में तोहफतन मिला था, लेकिन वो ज्यादा देर उसका मुकाबला न कर सके और आज इसका नतीजा सबके सामने है। तहजीब मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। बोली, क्या यह मुमकिन नहीं है कि ये सब बातें महज तुम्हारा नजरिया हो? मैंने कहा, क्या तुम मेरे तज्जिये से मुत्तफिक नहीं हो तहजीब? जो कुछ मैंने कहा है क्या उसमें इतना वजन नहीं है कि तुम मेरी बातें तस्लीम कर लो? तहजीब ने हिचकिचाते हुए कहा, नजरियाती तौर पर तुम्हारी हर बात दुरुस्त है अली, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इन लोगों के भटक जाने की वजह कुछ और रही हो। मैंने कहा, इसे तारीख के आईने में देखो तहजीब। इन लोगों की मादी तरक्की और रूहानी जवाल का नुक्ता आगाज वो दौर है जिसे यूरोप में सनती इनकलाब के नाम से याद किया जाता है। उससे कबल मगरिब और मशरिक की औरत में भी ज्यादा फर्क नहीं था।
लेकिन सनती इनकलाब का दौर शुरू होते ही औरत बाहर निकल आई और मर्दों के शाना बशाना काम करने लगी। इंसान की जगह मशीनों ने ले ली और इंसान खुद इंसानियत से भी दूर होता चला गया। आसाइशों से भरपूर जिंदगी उसे सुकून फराहम न कर सकी तो उसने खुद को तरह तरह की अजियतों में मुब्तला करना शुरू कर दिया। लेकिन यह भी तो एक गलत तरीका था, मगर उन लोगों को कुछ सुझाई नहीं देता और ये सुकून की तलाश में भटकते फिरते हैं। तहजीब बोली, अजियत पसंदी का ये रुझान तो बहुत खतरनाक है अली। क्या ये लोग काबिल रहम नहीं हैं? मैंने कहा, काबिल रहम तो हैं तहजीब, लेकिन ये भी तो सोचो कि इन्होंने दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदा था ये लोग खुद उसमें गिर गए। एक जमाने में जब हुकूमत बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था, उनकी सल्तनत की हुदूद बेहद वसी थी। अंग्रेजों पर यह अखलाकी फर्ज आयद होता था कि वो अपने ज़ेरे हुकूमत नौ मकबूजा इलाकों के बाशिंदों की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम उठाते, लेकिन उसके बरक्स उन्होंने उन लोगों को चाय और सिगरेट पर लगाने के लिए बेतहाशा दौलत खर्च की। बाद में बैनुल अक़वामी और अंदरूनी दबाव के तहत मक्कार अंग्रेज को सारे इलाके खाली करना पड़ गए, मगर उनका बोया हुआ बीज तनावर दरख्त बन चुका था। चाय और सिगरेट जैसी फजूल चीज की आदत में दुनिया की बहुत बड़ी आबादी मुब्तला है। जो कौमें दूसरों के खिलाफ साजिश करती हैं तहजीब, वो उसके माबादुल असरात से भी महफूज नहीं रह सकती। इसी मामले में देख लो, इन्होंने दीगर अक़वाम को चाय और सिगरेट के जरिए तबाह करने की कोशिश की थी। आज उनकी अपनी नौजवान नस्ल का असर हो रहा है। तहजीब ने कहा, तुम थोड़े से जज्बाती हो गए अली। शायद इसकी वजह यह हो कि तुम्हारी कौम भी अंग्रेजों की डसी हुई है। मैंने कहा, यह हकीकत है तहजीब कि मैं इस मामले में जज्बाती हो जाता हूँ। हम 150 साला गुलामी के असरात से अभी तक नहीं निकल सके। हमारे सीधे साधे लोगों ने अंग्रेजों की दी हुई लानतों के तौक हंसी खुशी अपने गलों में डाल रखे हैं। हुक्मरान तबका अलग अंग्रेजी माहौल का परवरता है। कौम को गुलामी के असरात से निकालना उनकी जिम्मेदारी है, मगर उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अमलन अब भी हमारे यहाँ अंग्रेज की हुक्मरानी है। तहजीब ने कहा, कुछ भी हो ली, मुझे इन लोगों से हमदर्दी महसूस होती है। इंसानियत के नाते जो कुछ भी किया उसमें भी तो इनका हुक्मरान तबका ही सरगर्म अमल था, आम आदमी तो उसमें भी शरीक नहीं था। मैंने कहा, हर जगह यही होता है तहजीब, खवास की गलतियों की सजा अवाम को भुगतना पड़ती है। मेरे लहजे में तलखी आ गई। इनके साथ भी यही कुछ हो रहा है तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। तहजीब बोली, तुम मेरे आइडियल हो अली, मगर मुझे अफसोस हो रहा है इन काबिल रहम लोगों के लिए तुम्हारा तर्ज फिक्र खासा बेरहमाना है। मैंने तंजिया कहा, वाकई ये कौमें हमदर्दी की मुस्तहिक हैं। ये कौमें जिन्होंने एटम और हाइड्रोजन बम जैसे भयानक हथियार ईजाद करके पूरी दुनिया के मासूम और बेगुनाह लोगों पर नागहानी मौत के साए मुसल्लत कर रखे हैं। तहजीब बोली, इनमें इन लोगों का क्या कसूर है अली? इसके जिम्मेदार तो मुट्ठी भर अफराद हैं। मैंने कहा, हर वो शख्स जिम्मेदार है जो ऐसी मोहलक ईजाद को अच्छा समझता है। मुझे बताओ तहजीब, के डी फॉस्टर ने जो फॉर्मूले चुराए हैं उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ने वाले किन ममालिक के एजेंट हैं? क्या कोई तरक्की पजीर मुल्क भी इस चक्कर में पड़ा है? वो बोली, तुम ठीक कह रहे हो अली, लेकिन अगर डी फॉस्टर के मसरूका फार्मूले किसी और मुल्क के हाथ लग गए तो क्या होगा? मैंने कहा, वैसे तो इस मिशन की इंचार्ज तुम हो, तुम इस सिलसिले में जो भी कदम उठाओगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अगर किसी मौके पर तुमने इस मिशन से हाथ खींचने की कोशिश की तो मैं तुमसे माजरत कर लूंगा। मसरूका फार्मूले किसी भी कीमत पर हासिल करने के बाद ही मैं कोई और काम कर सकूंगा। तहजीब ने हैरत से पूछा, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं इस केस से हाथ उठा सकती हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम भी पीछे हटने वाली नहीं हो। मैंने तो सिर्फ मफरूजे के तौर पर बात कही थी। तहजीब एक बिस्तर पर दराज होते हुए बोली, मैं खासी थकन महसूस कर रही हूँ अली, क्या ख्याल है कुछ देर आराम न कर लें? मैंने कहा, सफर में थकन तो हो ही जाती है, मैं भी कुशलमंदी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी थकन आराम करने से नहीं, कुछ देर खुली हवा में गुजारने से दूर होगी। तुम आराम करो, मैं जरा बाहर घूम फिरा। तहजीब ने आंखें बंद कर दी और मैं छोलदारी से बाहर निकल आया।